बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है हमारे पास कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन बेसिकली एक हीट इंजन है हमारे पास, और हीट इंजन की डेफिनेशन मैं करता हुआ आया हूं। मैंने वो बताया था एक ऐसी डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन कहते हैं। तो हम असल में जिस चीज की तरफ मूव करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं एक आइडियल हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो कार्नोट एक्चुअली एक फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था कार्नोट सादिक। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनके नाम पे इस इंजन का नाम रखा गया है, और इस इंजन का नाम है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं, मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं, और फिर वो कैसे वर्किंग करता है उसको डिस्कस करते हैं। तो कार्नोट इंजन के हमारे पास 5 एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास है, हम लिखते हैं ए हॉट बॉडी ऑफ इन्फिनिट थर्मल कैपेसिटी। सेकंड हमारे पास है अ कोल्ड बॉडी ऑफ इन्फिनिट थर्मल कैपेसिटी। नंबर 3 हमारे पास है जिसे हम कहते हैं एन इंसुलेटर। नंबर 4 हमारे पास है ए सिलेंडर विथ फिटेड पिस्टन। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो वॉल्स जो हैं, वॉल्स आर perfectly insulated and base is conductor। और 5वां हिस्सा है a working substance, जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे पास वो क्या है, आइडियल गैस। ये 5 एसेंशियल पार्ट है हमारे पास किसके, कार्नोट इंजन के। आपको याद होगा कल जब मैंने आपको केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट करवाई थी, तो मैंने कुछ इस किस्म की बात की थी कि एक हमारे पास है हॉट बॉडी है, और एक हमारे पास कौन सी बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करती है, तो दरमियान में हम किसी हीट इंजन को लगाकर क्या ले सकते हैं, उससे वर्क ले सकते हैं। ये कल मैंने आपको कहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हीट इंजन को कुछ सोर्स चाहिए जिससे उसको हीट ले सके। तो आज जो सोर्स है हमारे पास, ये जो हॉट बॉडी है, वो एक इस किस्म की हॉट बॉडी है कि जिसकी थर्मल कैपेसिटी हमारे पास क्या है, इनफिनिट है। मतलब क्या इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि हमारा हीट इंजन जो कि हीट ले रहा है किससे, हॉट बॉडी से, वो हॉट बॉडी से कितनी हीट ले सकता है, इट डिपेंड अपॉन कि हॉट बॉडी कितनी हीट दे सकती है, या हमारी हॉट बॉडी की जो थर्मल कैपेसिटी है, जो उसके पास गुंजाइश है, तो उसके पास कितनी हीट है। ऐसी बात है, जितनी उसकी कैपेसिटी हुई, जितनी उसकी थर्मल कैपेसिटी हुई, उतनी हीट को दे सकता है। तो हमने जो कार्नोट इंजन है वो इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है कि उस कार्नोट इंजन की जो हॉट बॉडी है, वो हॉट बॉडी उसको कितनी हीट दे सकती है, जितनी चाहे कार्नोट इंजन डिमांड करे। यानी उसकी थर्मल कैपेसिटी इनफिनिट है। तो इनफिनिट थर्मल कैपेसिटी का मतलब वो जितनी चाहे हमारा हीट इंजन, हमारा कार्नोट इंजन हॉट बॉडी से हीट ले सकता है। इसी तरीके से कुछ पार्ट को वो वर्क में कन्वर्ट करेगा उसी हिस्सा, और बाकी किसको डिलीवर कर देगा, कोल्ड बॉडी को डिलीवर कर देगा। तो कोल्ड बॉडी को कितनी हीट दे सकता है, फिर ये सवाल यहाँ पे आके रुकता है कि जी जितनी कोल्ड बॉडी की थर्मल कैपेसिटी है। तो हमने लिखा है कि जो हमारी कोल्ड बॉडी है उसकी भी जो थर्मल कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या है, इनफिनिट है। यानी जितनी चाहे वो कोल्ड बॉडी को हीट डिलीवर कर सकते हैं, राइट। तो हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी दोनों की थर्मल कैपेसिटी हीट देने की, हीट लेने की इनफिनिट है, राइट। अच्छा, फिर जो हमारा हीट इंजन है, जाहिर सी बात है उसमें कोई चीज होती है, कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है जो काम कर रहा होता है। तो हमने वर्किंग सब्सटेंस जो है वो किसको लिया हुआ है, हमने आइडियल गैस को लिया हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा अब तक जो हम एक बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म का हीट इंजन बना रहे हैं, वो एक सिलेंडर सा बना रहे हैं जिस पर एक पिस्टन लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर पिस्टन क्या है, फिट है। अच्छा, उस सिलेंडर की खास बात यह है कि उस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं साइड की वॉल्स, ठीक है, ये जो वॉल्स हैं ये परफेक्ट इंसुलेटर है, यानी इन वॉल से कोई हीट
ना सिस्टम में आ सकती है ना सिस्टम से जा सकती है। तो जितनी हीट का लेना और देना है वो सब का सब कहां से होगा, यहां बेस से होगा। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सो बेस मेरे पास जो है वो क्या है, कंडक्टर है, बेस से हीट आएगी और जाएगी। ओके, इसके बाद मैंने एक लिखा है इंसुलेटर। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने कार्नोट इंजन से कोई एडियाबैटिक प्रोसेस करवाना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है अब मुझे अपने हीट इंजन का जो बेस है उसको किसी ऐसे मटेरियल पर रखना होगा जो कि क्या हो, इंसुलेटर हो। क्योंकि वॉल से तो कोई हीट आने और जाने का सिलसिला तो रुक गया है, तो कहां से हीट कंडक्ट हो सकती है, बेस से। तो बेस से हीट की जो ट्रांजिशन है उसको रोकने के लिए जो अगला हिस्सा है वो हमारे पास इंसुलेटर है। तो ये 5 हिस्से हैं हमारे पास जो कि कार्नोट इंजन को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कार्नोट इंजन इन 5 एसेंशियल पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब कार्नोट इंजन वर्किंग कैसे करता है उस वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। कार्नोट इंजन की जो वर्किंग है, यानी मैं अगर इंग्लिश में कहूं वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, तो इसके लिए जो अल्टरनेटिवली हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। ऑब्वियस सी बात है कि साइकिल का लफ्ज इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर है उसको पिस्टन लगा हुआ है, तो वो पिस्टन अगर मैं या तो मैं ऊपर की जाने मूव कराता हुआ जाऊं तो एक हद तक मूव कराऊंगा, रुक जाऊंगा, और अगर नीचे की जाने मूव कराता हुआ जाऊं तो जहां बेस है वहां तक ले जा सकता हूं और उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे तो ना तो हमेशा अपने पिस्टन को ऊपर लेके जाना है ना हमेशा पिस्टन को नीचे लेके जाना है, बल्कि मुझे ऐसे करना है कि पिस्टन जहां पे है वहां से वो ऊपर भी जाए, नीचे भी आए, फिर उसी जगह पे आए। तो जहां से सिस्टम, जहां पे हमारे सिस्टम की इनिशियल पोजीशन थी, मतलब हमारा पिस्टन जहां पर पहले मौजूद था, हमारा पिस्टन उससे ऊपर और नीचे मूव करने के बाद वापस उसी जगह पे है, इसे हम कहते हैं साइकिल। मतलब बार बार अपने आप को रिपीट करना। तो बार बार वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा, साइकिल करता रहेगा, साइकिल प्रोसेस हमारे पास होगा। तो साइकिल प्रोसेस है तो मुसलसल वर्क हम ले सकते हैं। अगर पिस्टन या तो सिर्फ ऊपर जाए या सिर्फ नीचे आए तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क हमें मिलेगी, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस साइक्लिक है, साइकिल में चल रहा है, तो हमें बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि मुसलसल हम वर्क ले सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारी हॉट बॉडी हीट दे सकती है, हमारी कोल्ड बॉडी हीट दे सकती है। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर चलता रहे तो हमें वर्क मिलता रहेगा। यहाँ पे 2 किस्म के प्रोसेसेस की भी बात हम कर लेते हैं। एक प्रोसेस वो होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल, और एक प्रोसेस वो होता है जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल। तो नॉर्मली चूंकि हम साइकिल में बात कर रहे हैं, जहां से सिस्टम चला वापस सिस्टम वहीं पर आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिस्टम जहां पर था वहां पे प्रेशर क्या था, वहां पे वॉल्यूम क्या था और वहां पे टेम्परेचर क्या था। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सिस्टम की इनिशियल पोजीशन का मतलब है कि उसका टेम्परेचर क्या था इनिशियल, उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल प्रेशर क्या था, राइट। वो तमाम प्रोसेसेस करने के बाद जब भी प्रोसेस करेंगे ऑब्वियसली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होंगे। लेकिन इन तमाम चेंज के बाद जब वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आए तो सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर को की वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारे पास कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो हमारा कार्नोट इंजन जो प्रोसेसेस कर रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास, वापस बैक टू द इनिशियल पोजीशन या इनिशियल जो पैरामीटर्स उसको ऑब्टेन करता है। तो अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, या जिसे हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल जिसे हम वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन कहते हैं, ये क्या है? याद रखिएगा, कार्नोट इंजन अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है 4 प्रोसेसेस को मुकम्मल करने के बाद। वो 4 प्रोसेसेस कौन से हैं? नंबर 1 इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरे को हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरे को हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथे को हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो एमसीक्यूज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने आइसोथर्मल प्रोसेस हैं? 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। कितने एडियाबैटिक प्रोसेस हैं? 2 हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। कितने एक्सपेंशन के प्रोसेस हैं? तो 2 एक्सपेंशन के प्रोसेस हैं। कितने कंप्रेशन के प्रोसेस हैं? तो 2 कंप्रेशन के प्रोसेस हैं। तो इन 4 प्रोसेसेस से गुजरने के बाद
हमारा कार्नोट इंजन वापस उन्हीं वैल्यूज को ऑब्टेन कर लेता है जो वैल्यूज उसकी इनिशियली थी, जो टेम्परेचर, जो वॉल्यूम, जो प्रेशर उसका इनिशियली था। ओके, अच्छा ये प्रोसेसेस क्या है? इन प्रोसेसेस के ऊपर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने बात की हुई है। आइसोथर्मल प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया था और एडियाबैटिक प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया हुआ। और इस वक्त जो प्री रिक्विजिट है, जो मैं आपसे चाहता हूं कि आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का भी पता हो और एडियाबैटिक प्रोसेस का भी पता हो, तभी जाकर आप जो है जो कार्नोट इंजन की वर्किंग है उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। या फिर आप ये करें कि जो उसकी वीडियोस हैं उस क्लास की, उसको दोबारा से देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लीजिए। राइट, अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं। ये मेरे पास जो सिलेंडर है वो इनिशियल कंडीशन के अंदर है। इस वक्त इसका जो पिस्टन है, ठीक है, इस पर जो प्रेशर है वो प्रेशर को मैं कह देता हूं P1। इस वक्त इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं कह देता हूं V1 और इसका जो टेम्परेचर है उसे मैं क्या कह देता हूं T1। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो प्रोसेस करा रहा हूं उसे हम कह रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन को करवाने के बाद अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है उसके ऊपर हमने बात की हुई है कि हमने क्या करना होता है कि पिस्टन को बहुत ही ग्रेजुअली एंड स्लोली मूव करना है। और जब आप ग्रेजुअली एंड स्लोली मूव करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने सिस्टम को किसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं? हॉट बॉडी के ऊपर। याद होगा ये बात मैंने आपसे की थी एक्सपेंशन के अंदर। और ये हॉट बॉडी से हीट हमारे सिस्टम में जा रही है। राइट, ये जो हीट सिस्टम में जा रही है, इस हीट को हम कह रहे हैं Q1। तो मेरा जो मेरा सिस्टम है वो हॉट बॉडी से Q1 हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है उसी तरीके से मैं पिस्टन को मूव करा के ऊपर ले जा रहा हूं। याद है आपको, जैसे जैसे हीट आती रहेगी पिस्टन को ग्रेजुअली एंड स्लोली मूव करते जाओ, सो दैट कि कोई भी पार्ट इंटरनल एनर्जी के तौर पे स्टोर नहीं हो पाएगा। जो हीट है वो सारी की सारी पिस्टन को मूव कराने में यानी वर्क में इस्तेमाल होगी। राइट, तो जो प्रेशर है वो हमारे पास P1 से चेंज होकर कहां पे चला जाएगा? P2 पे चला जाएगा। प्रेशर ऑब्वियसली चेंज होता है थर्मल प्रोसेस में। वॉल्यूम आप देख सकते हैं चेंज हुआ है, V1 से V2 हो जाएगा। एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर यहाँ टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? T1 रहना चाहिए। राइट, तो ये हो गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको जो अगला प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं वो हम करवाना चाह रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम कैसे करवाएंगे? कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस करवाना है तो मुझे अपने सिस्टम को किसके ऊपर रखना पड़ेगा? इंसुलेटर पे रखना पड़ेगा। क्योंकि एडियाबैटिक का मतलब है ना तो कोई हीट सिस्टम में जाए ना सिस्टम से आए। तो वॉल्स तो वैसे परफेक्ट इंसुलेटर है, तो बेस को भी मैंने क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। और स्टिल मैंने अपने सिस्टम को एक्सपेंड होने दिया। अच्छा, इस एक्सपेंड होने देने का मतलब क्या होता है? इस एक्सपेंड होने देने का मतलब यह है कि पिस्टन के ऊपर ऑब्वियसली बात है कोई हमने वजन रखा हुआ है। वो वजन जब हम कम करते हैं तो पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा। जिस तरीके से यहां से मूव करके ऊपर जाएगा तो क्योंकि हीट मिल रही थी। तो अगर स्टिल मैं वो वजन और कम करूं, ठीक है, तो मेरा जो सिलेंडर है वो मूव करके और ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं कह रहा हूं एक्सपेंशन। राइट, इस तरीके से बना दें। तो ये मजीद ऊपर मूव करके ऊपर चला गया। प्रेशर P2 से मेरे पास कितना हो गया? P3 हो गया। वॉल्यूम V2 से मेरे पास V3 हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई हीट ना जा रही है ना कोई हीट आ रही है। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो V2 से मैंने V3 लिखा है। प्रेशर चेंज हुआ तो P2 से P3 लिखा है, तभी तो हमारे पास एक्सपेंशन है। अच्छा, टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम कोई हीट ना दे रहे तो भाई ये जो पिस्टन मूव कर रहा है इसको मूव करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही है? सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। याद रखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने बात की थी कि वर्क होता है और उस वर्क के लिए एनर्जी कहां से आती है? सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है। सो टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया हमारे पास? T2 हो गया। राइट, इस दफा टेम्परेचर एडियाबैटिक में चेंज हुआ। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया? इस सिलेंडर को उठा के अब इसके बाद जो तस्वीर है मैं यहां पर आगे बना रहा हूं और अब मैंने इस सिलेंडर को किस पे रख दिया? कोल्ड बॉडी के ऊपर रख दिया। अब कोल्ड बॉडी क्या करेगी? कोल्ड बॉडी तो हीट इससे वापस लेगी। कोल्ड बॉडी जो हीट वापस लेगी उसको हम कह रहे हैं Q2। समझ आ रही बात की? और Q2 कह रहे हैं और यहां से यहां की तरफ जाते हुए जो प्रोसेस है वो मेरे पास क्या है? आइसोथर्मल
थर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे कराएंगे? जब मैंने कोल्ड बॉडी पे रखा है, वो हीट ले रही है, जितनी हीट ले रही है उतना पिस्टन मूव करा के नीचे ले आओ। बात समझ आ रही है? जितना हीट वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है कोल्ड बॉडी, उतना पिस्टन को मूव कराते हुए नीचे लेकर आओ। तो स्लोली हीट एब्जॉर्ब कराओ कोल्ड बॉडी में और पिस्टन को ग्रेजुअली एंड स्लोली नीचे मूव कराते जाओ, मतलब उसमें प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दो। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो प्रेशर P3 से हमारे पास कितना हो जाएगा? P4 हो जाएगा हमारे पास। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो V3 से कितना हो जाएगा? V4 हो जाएगा। अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर T2 है, तो क्या रहेगा? T2 रहेगा मेरे पास। इसके बाद में कौन सा प्रोसेस करवा रहा हूं? मैं करा रहा हूं एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या मतलब है? मैं अपने सिलेंडर को इस दफा किसके ऊपर प्लेस कर दिया? इंसुलेटर के ऊपर। और अगर मैंने इसको इंसुलेटर के ऊपर प्लेस किया हुआ है तो ना तो कोई हीट जा रही है ना कोई हीट आ रही है, तो पिस्टन के ऊपर मैं प्रेशर क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। तो प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, प्रेशर की वैल्यू चेंज करके मैंने P1 से चेंज करके मैं अब इसको P लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं ये क्या होगा। और वॉल्यूम को V लिख रहा हूं, टेम्परेचर को T लिख रहा हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने प्रेशर को उस वैल्यू पे लेकर गया जो कि एग्जैक्टली ये हो जाए। तो ये मेरे पास P4 से प्रेशर चेंज हुआ, लेकिन चेंज होकर वही वैल्यू होगी जो कि इनिशियली थी। वॉल्यूम V4 से चेंज होकर उस वॉल्यूम पे ले आया जो कि इनिशियली मेरे पास था। टेम्परेचर चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज होना है, तो टेम्परेचर T2 से चेंज करके T1 उस टेम्परेचर पे ले आया जो कि इनिशियल था। तो आप देख सकते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन करने के बाद सिस्टम T1, V1, T1 उन्हीं वैल्यूज को दोबारा अचीव कर लेता है जो वैल्यूज उसके पास इनिशियली थी। तो सिस्टम ने एक साइकिल में काम किया, जहां से चला वापस उन्हीं वैल्यूज को उसने क्या कर लिया? अचीव कर लिया। ये हमारे पास कहलाता है कार्नोट साइकिल। और यही तमाम गुफ्तगू, यही तमाम कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, आपको एग्जाम में कार्नोट साइकिल या वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन के लिए लिखनी होती है। हर प्रोसेस की हेडिंग डाल के उसमें सब बताना होता है। ओके, अब हम हर प्रोसेस की प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। और ये पीवी जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं, ये भी एग्जाम में आपको लिखनी है। यहाँ प्रेशर है, यहाँ हमारे पास वॉल्यूम है। तो देखिए हमारा सिस्टम पहले यहां पर मौजूद था, जिसे मैं कह रहा हूं पोजीशन ए, जहां प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 था। ये रहा। फिर मैंने क्या कराया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया। एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन है। तो मैं पोजीशन बी पर पहुंच गया, जहां मेरा प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 रहा, क्योंकि प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल था। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम मजीद इंक्रीज हुआ। तो मैं पोजीशन सी पे चला गया, जहां प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस कराया, लेकिन कंप्रेशन का कराया, वॉल्यूम कम कर रहा हूं। तो मैंने एक और वो बनाया, क्या कहते हैं? आइसोथर्म बनाया। ये आइसोथर्म, राइट। और मैं इस जगह पर पहुंच गया, इस पोजीशन पे, जिसको मैं पोजीशन डी कह रहा हूं, जहां पे मेरे पास प्रेशर है कितना? P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर है मेरे पास, क्योंकि मैंने कौन सा कराया? आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर T2 रहेगा। तो इस पोजीशन को मैं कह रहा हूं पोजीशन डी। ओके, उसके बाद मैंने कौन सा करवाया? एडियाबैटिक मैंने करवाया प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस करवाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं, तो ये पॉइंट और ऐसे, राइट। तो एडियाबैटिक जब मैंने प्रोसेस कराया तो एडियाबैटिक क्या था? कंप्रेशन था। तो वॉल्यूम मजीद कम हुआ, वॉल्यूम मजीद कम हुआ, ठीक है। वॉल्यूम मजीद कम हुआ, फिर प्रेशर P4 से P1, वॉल्यूम V4 से V1 और टेम्परेचर T2 से एडियाबैटिक का चेंज होकर T1 हो गया। ये हमारे पास जो डायग्राम है, ये हमारे पास डायग्राम कहलाती है कार्नोट साइकिल का प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। मेरा ख्याल है ये कार्नोट साइकिल का जो ग्राफ है ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हैं, और वो चीज आप ये नोट कर सकते हैं कि बेसिकली एक तो हमारे पास आइसोथर्म ये चल रहा था, एक आइसोथर्म ये चल रहा है, और दूसरा आइसोथर्म हमारे पास ये चल रहा है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो आइसोथर्म है मेरे पास। ये जो ऊपर वाला आइसोथर्म है, इस आइसोथर्म का जो टेम्परेचर है मेरे पास वो क्या है? T1। और इस वाले आइसोथर्म का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है? T2। तो आप देख सकते हैं एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे जाते वक्त
हम लोगों ने कौन से प्रोसेस को फॉलो किया? एडियाबैटिक को फॉलो किया, राइट? ये अच्छी तरह याद रखिएगा। ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, ये टेम्परेचर हमारे पास किसका है? ये जिस आइसोथर्म का है वो हमारे पास सोर्स है, इसको हम सोर्स का टेम्परेचर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं किसका टेम्परेचर? सिंक का, ये जिसको कल मैंने सराउंडिंग का नाम भी दिया था। ओके, तो यहां तक बात करने के बाद, इसका ग्राफ बनाने के बाद, अब हम इस पोजीशन में हैं कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर भी बात कर लें कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है। बाय द वे, आपको इस वक्त तक ये गैस कर लेना चाहिए कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल केल्विन स्टेटमेंट में कल मैंने आपको बताया था कि हमें कोल्ड बॉडी की जरूरत है, और अगर हमें कोल्ड बॉडी की जरूरत है तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोवाइडेड हीट का कुछ ना कुछ हिस्सा तो जाया हुआ, कोल्ड बॉडी की तरफ चला गया, वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कार्नोट इंजन जाहिर सी बात है केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो कर रहा है। तो अगर कुछ हिस्सा, प्रोवाइडेड हीट का कुछ हिस्सा कोल्ड बॉडी की तरफ जा रहा है, तो क्या मेरे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, हालांकि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, 100% होगी? The answer is no. Even if the Carnot engine is an ideal engine, Carnot engine works on the processes which are almost the ideal processes. Like isothermal process is an ideal process. All the provided heat is converted into the work done. Adiabatic process, we can never have a process in which we can isolate the system from the environment. हम ऐसा तो अब तक नहीं कर सके, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक आइडियल प्रोसेस है हमारे पास। क्या हम कह रहे हैं? नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। सो इवन इफ द कार्नोट इंजन इज एन आइडियल हीट इंजन, इट वर्क्स ऑन ऑल द आइडियल प्रोसेसेस, बट द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज नॉट 100, इट इज लेस देन 100%। व्हाई लेस देन 100%? क्योंकि पार्ट ऑफ द हीट प्रोवाइडेड टू द कार्नोट इंजन विल बी डिलीवर्ड टू द कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी को जाएगा यार, तो जब कोल्ड बॉडी को जाएगा तो एफिशिएंसी तो 100% नहीं हुई, मतलब सारी की सारी हीट टू वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम ये बात जानते हैं, एफिशिएंसी को वैसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए एक और सिंबल है हमारे पास, ये एन लिखते हैं, और एन की ये जो लाइन है इसको इस तरीके से लंबा कर लेते हैं, तो इसको पढ़ते हैं ईटा। क्या पढ़ते हैं? ई टी ए, ईटा भी पढ़ते हैं इसको। तो एफिशिएंसी के लिए ये सिंबल भी यूज कर लेते हैं, तो मैं ईटा का सिंबल यूज कर लूं एफिशिएंसी के लिए। और एफिशिएंसी हमारे पास बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है? हम इसको कहते हैं सिंपल के आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 100 से तो ये कौन सी एफिशिएंसी बन जाती है? परसेंट एफिशिएंसी। अब मुझे बताइए आउटपुट मेरे पास क्या है? आउटपुट वो वर्क डन है जो हमारा हीट इंजन कर रहा है, और इनपुट क्या है? जो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं। तो सिस्टम को हमने हीट क्या दी थी? हॉट बॉडी से Q1, आपको याद होगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या हमने किया? 100। तो इसी क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कुछ ऐसे भी करके लिख लेते हैं, केमिस्ट्री लिख देते हैं डेल्टा W, आमतौर पर डेल्टा से वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन Q1 into 100। ये अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसको डब्बे में बंद करने का जो मकसद है वो ये है कि दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल, तो ये भी याद रहना चाहिए। अच्छा, अब वर्क हमारे पास क्या है? देखिए, हमने कहा था कि जो हॉट बॉडी है उसकी जो हीट है वो है Q1, और जो कोल्ड बॉडी है उसको जो हीट मिल रही है उसका नाम हमने क्या रखा था? Q2। तो अगर यहां से 10 जूल चले और यहाँ पे 2 जूल पहुंचे, 10 यहां से चले 2 जूल यहां पहुंचे, तो हीट इंजन ने जो वर्क करके दिया वो वर्क हमारे पास किसके बराबर होगा? 10 से 2 यहां पे हो गए तो आप बोलेंगे 8 के बराबर होगा। यानी ये जो वर्क है आपके पास, इस वर्क की अगर इक्वेशन आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे Q1 माइनस Q2। आसान सी बात है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो परसेंट एफिशिएंसी है मेरे पास उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा W की जगह मैं लिख रहा हूं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? 100 से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये Q1 दोनों के नीचे मैं अलग अलग लिख सकता हूं, सो दिस इज Q1 अपॉन Q1 और माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है, इनटू 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, और Q1 से Q1 अगर आप कैंसिल कर दे तो 1 बच जाएगा। तो जो परसेंट एफिशिएंसी आपके पास वो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू 100 हो जाएगी। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन इंतहाई कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, बाकी फॉर्मूला है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला में ये बता रहा है, देखो
कोल्ड बॉडी को जो हीट मिल रही है वो क्या मिल रही है, Q2। तो मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किया था ना कि हॉट बॉडी की हीट को मैंने क्या कहा था, Q1, और कोल्ड बॉडी की हीट को मैंने क्या बोला था, Q2। तो Q1 से Q की तरफ, Q2 की तरफ, सॉरी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जो जा रही है, सही है, उसी को हीट इंजन किसमें कन्वर्ट करके दे रहा है, आपको वर्क में कन्वर्ट करके दे रहा है, राइट। तो अगर कोल्ड बॉडी को कोई हीट ना मिले, यानी Q2 कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर Q2 को 0 कर दो तो 0 अपॉन Q1 0, और 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0 इंटू 100। चलिए ये समझ में आ रहा है, Q2 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि कोल्ड बॉडी को कोई हीट नहीं मिल रही, अगर कह रहा हूं तो Q2 0 अपॉन Q1 0, 1 माइनस 0 तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगी। तो 100% एफिशिएंसी के लिए जरूरी है Q2 0 हो जाए, लेकिन केल्विन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो बात आपको समझनी है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि Q2 अपॉन Q1 का आंसर और T2 अपॉन T1 का आंसर सेम होता है। मैं कहना चाह रहा हूं हीट की रेशियोज और टेम्परेचर की रेशियो सेम है, और ये टेम्परेचर बाय द वे केल्विन टेम्परेचर में है, ये T लिखे हुए हैं, ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा हरगिज आपसे, याद रखिएगा कि Q2 बराबर है T2 के, नो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। इसी तरीके से Q1 बराबर है T1 के, नो, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि फर्ज करें कि Q2 अपॉन ये जो है हमारे पास अगर 3/5 हो, Q2 अपॉन Q1 कितना है, 3/5 हो मेरे पास, तो ये मैं कह सकता हूं 9/15, ठीक है। तो 9/15 का आंसर और 3/5 का आंसर सेम है, लेकिन क्या 3 9 के बराबर है, नो, क्या 5 15 के बराबर है, नो, लेकिन 3/5 की रेशियो और 9/15 की रेशियो सेम होती है। और अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले को इस तरह लिख सकता हूं, इसको लिख देते हैं एज, जैसा कि, तो हम लिखते हैं जो हमारी परसेंट एफिशिएंसी है उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस T2 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। Q2 की जगह T2, Q1 की जगह T1। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है परसेंट एफिशिएंसी का, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूले के साथ स्टार लगा लो, क्लियर है। तो ये 1 माइनस T2 अपॉन T1, और इसको और भी चेंज करके लिख सकते हो, मसलन इस T1 को अगर एलसीएम ले लो तो T1 1 से मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ जाता है कि परसेंट एफिशिएंसी हमारे पास बन जाता है T1 एलसीएम, ये होता है T1 माइनस T2, सही है, और मल्टीप्लाई बाय किससे होता है, 100 से। ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो तमाम न्यूमेरिकल जो कि कॉन्सेप्चुअली आपको परेशान करते हैं, उनमें ये फॉर्मूला अगर T1 माइनस T2 वाली बात आपकी समझ में आ रही है तो बहुत आसानी से होगा। अब T1 माइनस T2 को तुम क्या कह सकते हो, मुझे बताओ। T1 माइनस T1 किसका टेम्परेचर है, हॉट बॉडी का, सोर्स का। T2 किसका टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, अभी हमने इस पे बात की थी। तो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस, अगर ये जुमला न्यूमेरिकल में बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी, तो क्या बोल रहा है, T1 माइनस T2। तो न्यूमेरिकल में आपने पकड़ लिया इसको, मेरा ख्याल है आसानी से बात समझ में आ गई, सही है ना। कि अगर वो बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी, तो क्या बोल रहे हैं, T1 माइनस T2, ओके। और बाकी कल मैंने आपको बताया था T1 हमेशा सोर्स का टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर होगा न्यूमेरिकल में, इस बात का अच्छी तरीके से ख्याल रखें। जो टेम्परेचर पहले दिया है, जो टेम्परेचर बाद में दिया है, समय कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे जो टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है वो T1, जो टेम्परेचर की वैल्यू कम है वो T2। तो यहां जाकर हमने एफिशिएंसी को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एंट्रोपी। एंट्रोपी मैं आपको कल समझाऊंगा, और एंट्रोपी को करने के बाद हम थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप कर देंगे। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।